नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि पीसीएस 2018 के इंटरव्यू चल रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि पीसीएस इंटरव्यू में कल कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको डिटेल में। तो पीसीएस इंटरव्यू में भी याद किए गए लालजी टंडन, राज्यपाल के राजनीतिक सफर, गेस्ट हाउस के बारे में पूछे गए सवाल। आइए हम लोग देखते हैं क्या महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं। वो है उपभोक्ता कानून में संशोधन का सामान्य परिवार पर क्या असर पड़ेगा? कोरोना संक्रमण बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग कब और कहां हुआ? भारत में महिला शिक्षा की पैरवी करने वाली पहली महिला कौन है? आत्मनिर्भर भारत से कैसे आत्मनिर्भर बना जा सकता है? इसी तरह से और जो पूछा गया कि ओली पर क्यों भड़के संत, इसको डिटेल में देखते हैं कि नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली इंटरव्यू में भी चर्चा से बाहर नहीं रह सके। इंटरव्यू में एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली पर भारत के साधु संत क्यों भड़के हुए हैं। उन्होंने अपने विवादित बयान में क्या कहा। वहीं एक अन्य अभ्यर्थी से पूछा गया कि भारत नेपाल के संबंध को लेकर आजकल क्या चल रहा है। आइए हम लोग देखते हैं डिटेल में कि विषय से पूछे गए अधिक प्रश्न। 115 में से 110 अभ्यर्थी उपलब्ध रहे। तो आपको बताते चले कि इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थियों से लालजी टंडन के राजनीतिक सफर के बारे में पूछा गया। कुछ अभ्यर्थियों से सवाल किए गए कि लालजी टंडन कहाँ कहाँ राज्यपाल रहे और वह कितनी बार सांसद और विधायक रहे। कुछ अभ्यर्थियों से गेस्ट हाउस कांड के बारे में पूछा गया। हालांकि मंगलवार को इंटरव्यू में कोरोना से जुड़े सवाल छाए रहे। इंटरव्यू के पहले दिन से ही ज्यादातर अभ्यर्थियों से एक सवाल जरूर पूछा जा रहा है कि कोरोना को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थियों का इंटरव्यू उनके विषय पर ही केंद्रित रहा और इंटरव्यू बोर्ड ने यह परखने की कोशिश की कि अभ्यर्थी को अपने विषय के बारे में कितना मालूम। इंटरव्यू के दौरान प्रदेश की महिलाओं के लिए चल रही योजनाओं के बारे में काफी सवाल पूछे जा रहे हैं। अभ्यर्थियों से पूछा गया कि महिला विश्वविद्यालय के लिए क्या योजनाएं हैं, दिव्यांगजनों के लिए प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं। देखिए एक ही छोटे से पेज से आपको कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह पे मिल गई। तो जो भी प्रतियोगी छात्र हैं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती हैं जानकारियां। चलिए हम लोग देखते हैं पीसीएस इंटरव्यू से जुड़े हुए अन्य प्रश्नों के बारे में। तो अब प्रश्न और कौन से पूछे गए हैं कि लॉकडाउन, कर्फ्यू और धारा 144 में अंतर बताओ। इसी तरह से अभ्यर्थी से पूछा गया कि चयन नहीं हुआ तो भविष्य में क्या करोगे। अब इंटरव्यू में और जो क्वेश्चन पूछे गए वो है कि चाइनीज ऐप से किस कानून के तहत बैन किया गया, सिस्टम में क्या खामियां हैं जो इनकाउंटर हो रहा है, यूपी की सीमा किन पड़ोसी देशों से लगती है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के बारे में बताएं, गवर्नेंस और गवर्नमेंट में क्या अंतर है, मुख्यमंत्री के नाम के आगे श्री लगाया जा सकता है या नहीं, चारबाग परियोजना खोने के बाद ईरान से कैसे होंगे मधुर संबंध, वेजेंटाइन साम्राज्य में कौन सी घटना घटी जिसका असर भारत भूमि पर पड़ा, ग्लोबल वार्मिंग का आप पर क्या असर प्रभाव पड़ रहा है, जीडीपी इस समय क्या है, सर सैयद अहमद खां के बारे में बताइए, लेबर माइग्रेशन प्रॉब्लम क्या है, कोविड-19 में नवाचार क्या हुआ है, समाज सुधार के लिए 5 एक्ट के नाम बताइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसका भारत किस क्षेत्र में बढ़िया प्रयोग कर सकता है, मोदी का 5D 5P क्या है, प्रारंभिक शिक्षा में सुधार हेतु उपाय बताओ, ग्रीन और ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है, सरकार की 5 कमियां बताओ। देखिए अब कितना इम्पोर्टेंट है। आप इन सभी प्रश्नों को अपने अपने ढंग से सोचिए और आगे भी जरूरी नहीं कि पीसीएस इंटरव्यू के लिए ये प्रश्न है, और भी जो साक्षात्कार होने वाले भविष्य में जो प्रतियोगी परीक्षाएं चल रही हैं या होने वाली हैं उनके साक्षात्कार में पूछा जा सकता है। तो आप इनके लिए तैयार रहिए और उनको तैयार करिए, अपने दोस्तों से डिस्कस करिए। चलिए हम लोग देखते हैं अगली खबर। तो अगली खबर जुड़ी हुई है उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से, जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर समाज शास्त्र के 273 पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की पत्रावली उच्च शिक्षा निदेशालय भेज दी गई है। इन्हें प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में रिक्त पदों पर तैनात करने के लिए काउंसलिंग निदेशालय के स्तर से की जानी है। आयोग ने 25 जून को इस विषय का अंतिम परिणाम घोषित किया था। इसके बाद परिणाम की जांच की गई, जिसमें एक बिहार की चयनित महिला अभ्यर्थी को गलत आरक्षण देने का मामला सामने आया था।
उसके बाद प्रतीक्षा सूची में दूसरी महिला अभ्यर्थी को चयनित किया गया। उच्च शिक्षा निदेशालय ने चयनित अभ्यर्थी का डाटा फीड करने का काम शुरू कर दिया है। अब हम लोग देखते हैं अगली जानकारी। अगली जानकारी है वो जुड़ी हुई है कॉलेज शिक्षकों की जांच से संबंधित। तो आपको बताते चले कि यूपी गवर्नमेंट द्वारा बेसिक शिक्षा से लेकर के जूनियर हाई स्कूल, फिर उसके बाद माध्यमिक, उसके बाद डिग्री कॉलेज के जितने भी शिक्षक हैं उन सभी के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन चल रहा है, उनकी अभिलेखों की जांच हो रही है। तो उसके संबंध में वाराणसी से न्यूज आ रही है कि डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों को अब अपने अभिलेखों की जांच कराने के लिए दूसरे महाविद्यालयों में नहीं जाना होगा। शिक्षक संगठनों के विरोध के बाद यह तय किया गया कि जांच समिति संबंधित महाविद्यालय में जाकर परीक्षण करेगी। पहले कई कॉलेजों के शिक्षकों को 22 जुलाई से डेरेका स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय जांच के लिए बुलाया गया था। चलिए हम लोग देखते हैं अगली खबर। अगली खबर जुड़ी हुई है कि 9 साल में पूरी नहीं हो सकी भर्ती। अब भाई देखते हैं पूरा मामला क्या है। तो यह है मामला माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड से। माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड ने 2011 में वैकेंसी निकाली थी, अभी 9 साल तक भर्ती ही नहीं पूरी हो सकी। देखिए भाई क्या चल रहा है। कानूनी विवादों के चलते 10 मंडलों की चयन सूची अभी तक अधूरी है। पूरी खबर हम लोग देख लेते हैं। ये मामला है प्रधानाचार्य भर्ती का। तो आइए हम लोग पूरी खबर देखते हैं। प्रदेश भर में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 900 से अधिक प्रधानाचार्यों की भर्ती 9 साल में पूरी नहीं हो सकी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने नवंबर 2011 में यह भर्ती निकाली थी, लेकिन कानूनी विवाद के कारण 10 मंडलों की चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। वहीं प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के 599 पदों पर नियुक्ति मई 2021 से पहले पूरी होने की संभावना नहीं है। 2011 में भर्ती में मेरठ, मुरादाबाद, चित्रकूट, बस्ती, गोरखपुर, फैजाबाद मंडलों में साक्षात्कार के पूर्व 21 दिन की नोटिस पूरी नहीं होने के कारण परिणाम नहीं तैयार हो सका। चयन बोर्ड ने 6 मार्च को इन मंडलों पर दोबारा साक्षात्कार कराने का निर्णय लिया था, लेकिन कोरोना के चलते अब तक शुरू नहीं हो सका। कानपुर मंडल के साक्षात्कार की अनुमति हाईकोर्ट ने दे दी है, लेकिन वह भी नहीं हो पा रहा है। झांसी, बरेली व देवीपाटन का परिणाम तैयार हो रहा है और जल्द ही घोषित होने की उम्मीद है। प्रधानाचार्य भर्ती 2013 का विज्ञापन चयन बोर्ड ने 31 दिसंबर 2013 को जारी किया था और अंतिम तिथि जो है वो 25 फरवरी 2014 थी और इसमें लगभग 25,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। चयन बोर्ड यदि अगस्त में साक्षात्कार शुरू करता है तो मई 2021 से पहले परिणाम घोषित करना संभव नहीं। देखिए क्या क्या चल रहा है यूपी गवर्नमेंट में और क्या चल रहा है, जो भी रोजगार परख है उसमें कितना समय लग रहा है। आइए हम लोग देखते हैं अगली जो शैक्षणिक खबर है वो जुड़ी हुई है दिल्ली विश्वविद्यालय से। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी कटौती अब संभव है। कोरोना के कारण सत्र समय से पूरा करना चुनौतीपूर्ण है। शीतकालीन अवकाश में भी कमी हो सकती है। चलिए हम लोग देखते हैं पूरी खबर। तो अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा को लेकर के जो नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया है उनके कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है यूजीसी के निर्णय का। तो अब अगला जो है कि क्यों जरूरी है कटौती, इसको देख लेते हैं। तो डीयू में आमतौर पर हर साल 20 जुलाई से नया सत्र शुरू हो जाता था और नवंबर दिसंबर तक पहले सेमेस्टर की परीक्षा हो जाती थी, मगर इस बार 31 जुलाई तक आवेदन की अंतिम तिथि की गई है। इसके बाद सितंबर से प्रवेश परीक्षाएं होंगी, उनका परिणाम आएगा। इस बीच डीयू सितंबर के अंत तक अपनी कट ऑफ लिस्ट जारी करेगा। बहुत संभावना है कि अक्टूबर में दाखिले समाप्त होंगे। ऐसे में पहले सेमेस्टर में छात्रों की पढ़ाई के लिए काफी कम समय मिलेगा, इसलिए पाठ्यक्रम कम करना अनिवार्य है। समझ रहे हैं? तो ये एक समाधान भी है कि आप इसको कैसे कर सकते हैं कटौती। आइए हम लोग देखते हैं कि अगली खबर क्या है। तो अगली खबर है वो जुड़ी हुई है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिले को 1,03,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। यूजी पीजी कोर्सेज के लिए, एलएलबी एलएलएम के लिए, एमएड बीएड के लिए, इस तरह से काफी जो है वो आ चुके हैं। इनके जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो 31 जुलाई है। जो भी लोग फॉर्म अभी तक नहीं फिलअप किए हैं वो अपना फिलअप कर लें। इसी तरह से जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने यूजीसी को खर्च का ब्यौरा भेजा। क्यों भेजा भाई? लॉकडाउन में भी अकादमिक गतिविधियों पर बढ़ गया है खर्च। इस बार अप्रैल से जून तक आधे से कम में कम हो गया बिजली का बिल। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बिजली का बिल लॉकडाउन में आधे से भी कम हो गया है, जबकि पिछले साल की तुलना में इसी दौरान अकादमिक गतिविधियों पर कई गुना अधिक धनराशि खर्च हो गई।
तो चलिए हम लोग देखते हैं अगली खबर के बारे में। तो आपको बताते चले कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक बढ़िया रचनात्मक कदम उठाया है। उन्होंने पोर्टल पर अपनी समस्या बता सके एक ऐसा पोर्टल तैयार किया है जिसका नाम है मनोदर्पण। तो छात्रों का मानसिक तनाव दूर करेगा मनोदर्पण। इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें आप सुबह 8 से शाम 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। निशंक ने इस अवसर पर मानसिक स्वास्थ्य पर एक निर्देशिका भी जारी की है। प्रभावी ढंग से संवाद करें। मनोदर्पण में स्कूल से लेकर कॉलेज तक के विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर दिशा निर्देश एवं सुझाव दिए गए हैं। मनोदर्पण में सुझाया गया है कि छात्र प्रभावी ढंग से संवाद करें, अपने परिवार के साथ बातचीत एवं जुड़ाव पर ध्यान दें। तो आपको बताते चले कि इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं कि क्या क्या किस लिए किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं अगली खबर। अगली खबर जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से। तो राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में MBA MCA में आवेदन की तिथि बढ़ी है। तो कोरोना संकट के मद्देनजर UPTOU में जो है कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह ने MBA MCA शैक्षणिक 2020-21 की प्रवेश परीक्षा में ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अंतिम तिथियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब अंतिम तिथि जो है फॉर्म जमा करने की वो है 20 अगस्त। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुल्क सहित है वो 16 अगस्त है और फॉर्म जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 20 अगस्त है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगली खबर। तो अगली खबर वो जुड़ी हुई है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से, जहां पर पूर्व VC व परीक्षा नियंत्रक पर भ्रष्टाचार का केस लगा हुआ है। चीफ प्रॉक्टर की तहरीर पर दर्ज हुआ है मुकदमा। जांच के संबंध में मुकदमा दर्ज कराने को दिया गया है निर्देश। चलिए हम लोग देखते हैं अगली। तो जो अगली खबर है वो है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस से। आप बताइए भाई चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो वो है मेरठ में। तो इसमें M.Ed LLM के लिए प्रवेश में कांटे की टक्कर रहेगी। सीटें बहुत कम हैं जबकि आवेदन बहुत से किए गए हैं। तो हम लोग चलते हैं, इसमें जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है आप देख लीजिए 30 जुलाई है। आप जो लोग नहीं फॉर्म फिलअप किए हो अपना भर दें। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं कि जो यूपी बोर्ड में आप सभी लोग जानते हैं कि 30% पाठ्यक्रम कम करने के चक्कर में कई महत्वपूर्ण तथ्यात्मक चैप्टर कम कर दिए गए हैं जो कि आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में स्टूडेंट्स के लिए मददगार साबित होते हैं। तो जैसे 12वीं में हड़प्पा की सभ्यता नहीं पढ़ेंगे स्टूडेंट, हड़प्पा की सभ्यता को सिलेबस से हटा दिया गया है। तो 30% कटौती की गई, सभी लोग जानते हैं। कई महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनको कोर्स से बाहर किया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में चैप्टर्स पूछे जाते थे, इनसे प्रश्न पूछे जाते थे। ठीक है, तो ये एक न्यूज है यूपी बोर्ड से। अब हम लोग चलते हैं अगली खबर। तो ये अगली खबर आ रही बेसिक शिक्षा विभाग से। तो बेसिक शिक्षा विभागों से खबर आ रही है कि शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं अफसर। शिक्षक संघ ने मंत्री को ज्ञापन भेजकर कार्रवाई की मांग उठाई। इसी तरह से विभाग का ऐप मोबाइल पर डाउनलोड करने का मामला है। तो बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर विभाग की ओर से लॉन्च ऐप डाउनलोड करने का दबाव शिक्षकों पर बना रहे हैं। इसका विरोध शिक्षकों ने शुरू कर दिया। उनका मानना है कि पहले विभाग उन्हें एंड्रॉयड मोबाइल, नेट पैक और सिम दे, उसके बाद वह ऐप डाउनलोड करके काम करेंगे। बताया कि दंडात्मक कार्रवाई का खौफ दिखाकर शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। चलिए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर जुड़ी हुई है JEE मेंस व NDA की परीक्षाओं से लेकर के। तो निशंक जो कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने बताया कि इसकी जो परीक्षाएं हैं JEE मेन व NDA की परीक्षाएं नहीं टकराएंगी। तो उन्होंने बताया कि घबराए नहीं, NTA कुछ हल निकालेगा। दोनों परीक्षाओं में बैठने के इच्छुक छात्रों को पूरा मौका मिलेगा। तो दरअसल JEE मेंस व NDA की परीक्षा 6 सितंबर को तय हुई है। इसके बाद दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को एक परीक्षा छूटने की चिंता सताने लगी। निशंक ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि मैं छात्रों की दिक्कत समझता हूं। दोनों परीक्षाएं बेहद जरूरी हैं, इसलिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अर्थात NTA को इस चिंता का हल तलाशने के लिए कहा गया है। अब अगली खबर है वो है पॉलिटेक्निक से आ रही है। तो पॉलिटेक्निक की 2733 सीटें बढ़ी हैं, इस सत्र से ले सकेंगे प्रवेश। तो आपको बताते चले कि पॉलिटेक्निक में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। बीते साल की तुलना में इस बार उनके पास करीब 2700 से ज्यादा सीटें दाखिले में अधिक हैं। निदेशक प्राविधिक शिक्षा मनोज कुमार ने बताया कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने मानकों पर खरे उतरने के बाद प्रदेश के कई संस्थानों में सीट
बढ़ाने के अपने फैसले पर मुहर लगा दी है। अब छात्रों को इसी सत्र से बढ़ी हुई सीटों पर दाखिला ले सकेंगे। एआईसीटीई के इस फैसले के बाद प्रदेश भर में सरकारी एवं अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थानों में सीटों की संख्या अब 34,185 से बढ़कर लगभग 37,000 के आसपास हो गई। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि आपको ये सभी जानकारियां आज की जो शैक्षणिक जगत की हैं वो सभी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी हैं। ये जानकारियां काफी बेहद रोचक हो सकती हैं, जो कि आजकल साक्षात्कार से जुड़ी हुई थी। उसके बाद हायर एजुकेशन से लेकर के यूनिवर्सिटी से लेकर के और जूनियर हाई स्कूल, माध्यमिक, उसके बाद प्राइमरी तक की थी। तो इसी तरह की डेली जो अपडेट्स हैं, शैक्षणिक जगत की जो जानकारियां हैं, प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियां मिलते रहें। और ये वीडियो शेयर करें उन सभी दोस्तों को जिनको इस वीडियो का काम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।